हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत में चांदी की हालत बहुत खस्ता हो गई है। भारत में शेयर मार्केट की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो यही हाल विभिन्न देशों का भी है, लेकिन इसके इतर भी हमें एक लड़ाई देखने को मिल रही है इस समय। एक शब्द है डी डॉलराइजेशन। आपने इस शब्द को पिछले 2-3 महीने में कई बार सुना होगा। मतलब डॉलर को क्रमागत रूप से नीचे ढकेलना या कुछ ऐसा मनाना कि डॉलर खुद नीचे गिर जाए। चीन इसके पीछे लगातार लगा हुआ है, लेकिन चीन सिर्फ इस दिशा में काम नहीं कर रहा। चीन यह भी चाह रहा है कि समय के साथ में हम अपनी जो करेंसी है रेमिनबी, जिसकी यूनिट है युआन, उसको और मजबूत किया जाए। यानी कि डॉलर के मुकाबले युआन को इतना मजबूत कर दो कि अमेरिका के सामने चीन बहुत बड़ा हो जाए, है ना। दूसरे की लकीर भी छोटी करनी है और खुद की लकीर भी लंबी करनी है। तो आज हम बात करेंगे इसी बात पे, क्योंकि कुछ वर्षों पहले जो चीन के सदर हैं, चीन के हेड हैं शी जिनपिंग, उनका एक स्टेटमेंट था जो कुछ दिनों पहले प्रकाशित हुआ है और आजकल उस पर बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि उस पर उन्होंने कहा कि हम युआन को वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ी करेंसी बना देना चाहते हैं। इस पे ही हम बात करेंगे, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, युआन क्या है, रेमिनबी क्या है, डिफरेंसेस क्या है और किस प्रकार से ये अमेरिका को, वैश्विक व्यापार को या भारत को प्रभावित करेगा। इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो से, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए। यहीं पे आपको PDF मिलेगा, डिस्कशन, क्विजेज सब यहीं पे प्राप्त होगा आपको। प्रश्न भी मैं यहीं पे डेली देता हूं अपने वीडियो से। ये इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए। यहाँ पे कुछ पर्सनल बातें भी हो जाए करेंगे, ठीक है। चलिए, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि फरवरी 2026 की शुरुआत में, मतलब चूंकि फरवरी 2026 की शुरुआत ही है, तो जिनपिंग साहब का एक लेख है, ठीक है, कुशी नाम की एक पत्रिका है जो कम्युनिस्ट पत्रिका मानी जाती है, उसमें छपा, जिसमें उन्होंने क्या स्पष्ट किया कि चीन को एक शक्तिशाली मुद्रा यानी कि स्ट्रॉन्ग करेंसी बनानी चाहिए, यानी कि ग्लोबल करेंसी बनानी चाहिए, यानी कि उनकी खुद की जो करेंसी है उसको वैश्विक स्तर पे बहुत ज्यादा डेवलप किया जाए। अब क्या है उद्देश्य, क्या है कि युआन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और विनिमय बाजार में व्यापक रूप से स्थापित करना और अंततः आरक्षित मुद्रा की स्थिति यानी कि रिजर्व करेंसी स्टेटस हासिल करना, ठीक है। मतलब उनको क्लियर है कि हमको डॉलर को नीचे भी करना है और युआन को बहुत ऊपर भी करना है। भाषण 2024 में दिया गया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस समय जो डी डॉलराइजेशन वाला फेज चल रहा है, उस फेज में ही बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, इस प्रकार के विचार सामने रख दिए जाए। इसके क्या रिपरकशन है, सब पे हम लोग बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए थोड़ा सी बात कर लेते हैं। रेमिनबी क्या है? रेमिनबी चीन की आधिकारिक मुद्रा है, जिसे इसका जो तर्जुमा है हिंदी की, लोगों की मुद्रा, है ना। और युआन क्या है? वो मुद्रा की इकाई है। जैसे अगर आप स्टर्लिंग पाउंड को जानते हो, तो स्टर्लिंग मुद्रा है और पाउंड उसकी इकाई है। बिल्कुल वैसे ही मुद्रा क्या है? रेमिनबी है, लेकिन उसकी इकाई क्या है? युआन, ठीक है। डी डॉलराइजेशन क्या है, जिसकी मैं बात लगातार कर रहा हूं, क्या है? वैश्विक व्यापार और भंडार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की जो प्रक्रिया है क्रमागत रूप से देखी जा रही है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में विभिन्न देशों ने देखा कि इवन डॉलर को भी फ्रीज कर दिया गया कई देशों द्वारा, तो क्यों ना हम किसी अन्य मुद्रा की तरफ देखें। अच्छा, रिजर्व करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसे देश अपने विदेशी भंडार में रखते हैं। हम सबको पता है कि इस समय संपूर्ण विश्व में, एक समय तो बहुत बड़ा लगभग 71% तक का रोल था उसका, इस समय घट गया है थोड़ा सा। संपूर्ण विश्व में जिस करेंसी को सबसे ज्यादा देश अपनी रिजर्व मुद्रा के तौर पर रखते हैं, ठीक है, वो अपने फॉरेक्स के तौर पर रखते हैं, वो US डॉलर है। यहीं पे नजर है, ठीक है, यहीं पे नजर है और यहीं पे निशाना है चीन का। SDR क्या है? आपने पता होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो IMF की एक करेंसी बास्केट है, जिसमें US डॉलर है, यूरोपियन जो यूरो है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का जो पाउंड है और जापानीज येन है, और 2016 में जो रेमिनबी है वो भी शामिल हो गए थे इसमें। तो कुल मिला के ये IMF बास्केट है और बेसिक सा एक मैंने सिनारियो बताया कि ये चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, जो मैंने समझाया। अब आते हैं मुद्दे पे। अगर आप देखें तो वर्ष 2000 के समय डॉलर लगभग 71%, अगर हम देखें तो वैश्विक अगर जो क्या कहते हैं भंडार है, उसमें डॉलर की हिस्सेदारी देखें तो 2000 में लगभग 71% थी, 2025 में घट के 57% हो चुकी है, यानी कि लगभग 14% का हमें क्या देखना पड़ा है? डिप देखना
को मिला है, ठीक है, 14% का डिप देखने को मिला है। ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं देशों के मन में और खुद डॉलर के मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि डाउनफॉल के दिन आ रहे हैं थोड़े से, है ना, ठीक है। तो 25 वर्षों में विश्व के वैश्विक भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा कम हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। डॉलर को चुनौती क्यों मिल रही है, क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि भू राजनीतिक कारण भी है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं। पहली बात तो डॉलर का हथियार बनाना, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पश्चिमी देशों ने रूस के 300 बिलियन डॉलर का जो विदेशी भंडार था उसको फ्रीज कर दिया। 300 बिलियन यूएस डॉलर है, इस भंडार को फ्रीज कर दिया। इसका मतलब डॉलर को भी फ्रीज किया जा सकता है, यूएस डॉलर को भी फ्रीज कर दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं डॉलर बोल रहा हूं यहां पे मैं यूएस डॉलर की ही बात करूंगा, क्योंकि डॉलर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पे भी चलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस डॉलर ओनली, है ना। सबक क्या है? दुनिया ने सीखा कि डॉलर सुरक्षित नहीं है, यह एक भू राजनीतिक हथियार भी हो सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ब्रिक्स के स्तर पे देखें तो जो ब्रिक्स की जो देश हैं, जो भी ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, कमेंट बॉक्स में जरा बताते जाइएगा कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, क्या कुछ एक्सटेंशन भी हुआ है ना। ब्रिक्स के देश अब आपसी व्यापार का लगभग आधा हिस्सा स्थानीय मुद्रा में कर रहे हैं। और ब्रिक्स को छोड़ भी दें, आपको पता है कि करेंसी स्वैपिंग बड़े स्तर पे हो रही है, चीन भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है, जापान को भी देखा हमने। तो कुछ ऐसे देश जो थोड़े मजबूत हैं, है ना, मजबूत हैं, वो भी करेंसी स्वैपिंग हो गई है, आपस में व्यापार हो गया, लोकल करेंसी को बहुत तरजीह दी जा रही है, ठीक है। तो ध्यान क्या कि स्थानीय मुद्राओं में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डॉलर को थोड़ा साइड करने का प्रयास हो रहा है। ये सभी कारण है कि डॉलर 71% घट के 55% पे आ गया, ठीक है, सॉरी 57% पे आ गया, है ना। अच्छा, काजान शिखर सम्मेलन 2024 में क्या था कि यूनिट बास्केट पे चर्चा हुई और 40% सोना और 60% स्थानीय मुद्राएं रखी जाएंगी। इस पे बड़ा डिटेल डिस्कशन हुआ था, करंट अफेयर्स में, एक्सप्रेस में, द हिंदू में बड़ा छाया रहा था ये, है ना। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं कि चीन की रणनीति क्या है कि युआन को वैश्विक स्तर पे मजबूत कैसे बनाया जाए। चीन कैसे युआन को मजबूत करना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, ठीक है। पेट्रो युआन क्या है? 2018 में शंघाई में तेल वायदा बाजार शुरू। अब कई देश तेल के बदले युआन में भुगतान कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने? अलग अलग तरीका दिखा दो कि तुम यहां से भी युआन कर सकते हो, है ना, कि हर चीज के लिए पेटीएम काम करेगा। तो आदमी आजकल लोग स्कैनर नहीं, पेटीएम दिखा दो, वो लोगों के मन में उस शब्द को डाल दो कि वो हर चीज पे युआन की बात करें। अगला क्या है? CIF सिस्टम क्या है कि स्विफ्ट का चीनी विकल्प 2025 तक 119 देशों के 1467 भागीदार हैं जो किसको फॉलो कर रहे हैं? स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल युआन क्या है? केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC चीन में अग्रणी है। क्रॉस बॉर्डर पायलट प्रोजेक्ट्स में भी ये काम कर रही है। मतलब बिल्कुल वैसे जैसे भारत में हम UPI की बात कर रहे हैं, चीन भी वृहत स्तर पे इस प्रकार के पेमेंट्स गेटवे को और अपनी मुद्रा को बहुत प्रमोट कर रहा है। उसी की बात हो रही, छोटे मोटे देशों के साथ वो बहुत करता रह रहा है चीन, ठीक है। बेल्ट एंड रोड, चीन को अपने BRI प्रोजेक्ट पे, जिसका पहले OBOR था, वन बेल्ट वन रोड था, बाद में उसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया। उसके द्वारा भी चीन जो है वो लोन में क्या दे रहा है? युआन दे रहा है। वो सभी देश जिनको वो जोड़ता जा रहा है उनको युआन दे रहा है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो किया हुआ है कि किस प्रकार वो छोटे मोटे देश हैं, आइलैंड्स कंट्रीज हैं, उन सब पे चीन बड़े स्तर पे धन में निवेश कर रहा है, उनको लोन दे रहा है और लोन में युआन ही दे रहा है। उनके पास युआन ही होगा तो युआन ही खर्चेंगे, है ना। सेंट्रल बैंकों के साथ करेंसी स्वैप समझौते कर रहा है, जो अभी थोड़ी पहले मैंने बताया। तो कुल मिला के चीन का मकसद क्लियर है, ठीक है। वो जो आजकल बड़ा मीम चल रहा है ना कि मकसद नहीं भूलना है जनाब, तो इन्होंने मकसद नहीं भूला हुआ अपना, ठीक है। लेकिन क्या हर चीज जो शाइन करती है वो सोना होती है? दैट ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना। अगर आप ट्रेड की बात करें तो 6% ट्रेड ऐसा है जो युआन या रेमिनबी के सेंस में बोले तो उसमें हो रहा है। लेकिन अगर हम भंडार के सेंस में बात करें, ग्लोबल रिजर्व के बाद में, तो अभी भी मात्र लगभग 2% ही ये है, क्या कहते हैं आपका, युआन। 57% है डॉलर, ये है 2% ही। तो अभी बड़ा लंबा सफर तय करना है। हनूस दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या कि युआन का उपयोग लेन देन या ट्रांजैक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन बचत जो लोग स्टोर कर रहे हैं, अपने फॉरेक्स डिपॉजिट्स में स्टोर कर रहे हैं, वहां पे उतना नहीं है। अभी है समय, अभी लगेगा, रास्ता लंबा है ये, है ना। चलिए अब क्या बढ़े, बाधाएं क्या हैं? अब देखो, सिर्फ ऐसा नहीं कि चीन के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग साहब, उन्होंने कह दिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चीजें एकदम वो हम लोग ने एक वो देखा था ना कि सक्सेस इज नॉट लीनियर, वही वाली बात है। क्या दिक्कतें कि चीन का कैपिटल अकाउंट बंद है। आपको पता होता है कि
दो प्रकार के अकाउंट देखे जाते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे जब भी हम भारत की इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हमेशा पढ़ते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से साउथ एशिया में वो मार्केट क्रैश हुआ था। किस देश की बात हम कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है ये भी बताते जाइएगा। चलिए, तो क्या है कि बंद है, विदेशी निवेशक अपनी मर्जी से पैसा निकाल नहीं सकते, है ना। अच्छा, क्या है, चीनी बाजार और नीतियां अक्सर अपारदर्शी होती हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने समय समय पे वहां पे शिकायतें दर्ज की, बहुत सी कंपनियों ने शिकायतें दर्ज की, इसका भी एक इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन का बॉन्ड मार्केट अमेरिका के मुकाबले बहुत छोटा है, जहां बड़े देश अपना पैसा सुरक्षित रख सके। आप नैस्डैक की भी बात कर लीजिए, मैं कहता हूं शेयर मार्केट की बात कीजिए, नैस्डैक की बात कर लें, ये सब चीजों पर जो कंपनी लिस्ट होती है उनके स्टेटस और चीन के स्टेटस में आप वो डिफरेंस पा जाएंगे। अगला क्या है, युआन को डॉलर की तरह दुनिया में कहीं भी कभी भी बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चाहे जितनी साख गिर जाए डॉलर की, अभी भी वो है मजबूत। 57% होना मजाक नहीं है ना। चलिए, भारत का दृष्टिकोण क्या है, रूस से रियायती दरों पे तेल खरीदने के लिए गैर डॉलर मुद्राओं का उपयोग भारत के लिए फायदेमंद रहा है। हालांकि अब ये लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो ट्रंप साहब ने बात की आदरणीय मोदी जी से, जिसमें यह बात हुई कि वो जो 50% का टैरिफ था, ट्रैफिक नहीं, वो घटा के 18% कर दिया गया है। तो एक कंडीशन भी रखी गई कि रूस से जो तेल है वो नहीं लो, आप अमेरिका और वेनेजुएला वाला तेल लो, है ना। नया नया अटैक करके वेनेजुएला को तेल भेज रहे हैं, आप उसको ले लो, है ना। अच्छा, और क्या है, भंडार विविधता। केवल डॉलर पर निर्भर रहना निश्चित तौर पे सही बात है कि जोखिम से भरा हो सकता है। अगर सिर्फ आप डॉलर पे अगर डिपेंड करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी एक देश यानी कि यूएसए का एकाधिकार न हो, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए अच्छा है। अभी जो पिछले 8-9 महीनों में अमेरिका ने किया, न सिर्फ वेनेजुएला के साथ बल्कि टैक्स के फॉर्म में विभिन्न देशों के साथ, वो अपने आप में इस बात की बानगी है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया कि क्या कर रहा है अमेरिका। तो एक देश इतना ज्यादा रोग हो जाए, इट्स नॉट गुड फॉर अ ग्लोबल सिस्टम, ठीक है, सस्टेन ग्लोबल सिस्टम। भारत को अपने यूपीआई और डिजिटल रूपी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकता है अगर भारत चाहे तो, और निश्चित तौर पर इस दिशा में भारत की सरकार प्रयास कर रही होगी, सोच रही होगी, है ना। भारत के लिए खतरे क्या है, डॉलर और युआन की लड़ाई में भारतीय जो रुपया है उसकी स्थिति और खराब हो सकती है। हमने पिछले 2 वर्षों में स्थिति को बहुत ज्यादा 93-94 और भी कम होते हुए देखा, स्थिति और खराब हो सकती है। अमेरिका की चेतावनी क्या है, राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर छोड़ा तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। एक तो ये व्यक्ति वो बंदूक लेके खड़ा है कि चाबुक लिया है कि इधर गए फिर टैरिफ का चाबुक मार दिया, और भाई इतना ज्यादा बड़ा व्यापार है कि आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते उसे, है ना। चीन का प्रभुत्व, अगर युआन मजबूत हुआ तो ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण में चीन की ताकत बढ़ जाएगी, और चीन कभी भी हमारा उतना सगा रहा नहीं, ठीक है। अमेरिका जितना भी बड़ा दुश्मन हो फिर भी वो बिजनेसमैन है, उसको पता है कि किसके साथ जाना है, कब जाना है। चीन श्रूड भी है थोड़ा सा, तो उसकी जो कनिंगनेस है इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया, है ना। व्यापार घाटा, भारत चीन व्यापार में भारी असंतुलन है, युआन का बढ़ता उपयोग इसे और जटिल बना सकता है, इसे और ज्यादा जटिल बना सकता है। भारत की आधिकारिक स्थिति क्या है, भारत कभी भी डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं रहा। जयशंकर, जो एस जयशंकर साहब हैं विदेश मंत्री, उन्होंने इस बात को बहुत बार पुख्ता तरीके से कहा है। डॉलर वैश्विक आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर डॉलर नीचे जाएगा तो रुपया भी नीचे जाएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है ना। संतुलन की नीति, भारत ब्रिक्स में सक्रिय है लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ संबंधों खराब नहीं कर सकता। हमेशा वो पहली प्रेफरेंस अमेरिका को ही देगा, है ना। भारत का लक्ष्य अपनी मुद्रा को मजबूत करना है, न कि चीन के एजेंडा को आगे बढ़ाना, ठीक है। आप जरूर चाहोगे कि एक मल्टीपोलर विश्व रहे, लेकिन आप ये भी चाहोगे कि आप भी मजबूत रहो। उस मल्टीपोलर में एक पोल आप भी हो, है ना। आपका पड़ोसी बहुत बड़ा पोल बन जाए और उस पोल से आप पे गोली दागने लगे, इट्स नॉट गुड एंड नॉट जस्टिफाइड। निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं कि निकट भविष्य में निश्चित तौर पे डॉलर हावी रहेगा, लेकिन युआन भी धीमे धीमे बढ़ेगा, 2 से 4% बढ़ेगा। मध्यम अवधि के दौरान क्या है, यदि चीन आर्थिक सुधार करता है तो कैपिटल अकाउंट खोलता है तो युआन की भूमिका तेजी से बढ़ सकती है, जिसके चांसेस उतने ज्यादा तो अभी नहीं लग रहे। हम क्या कह सकते हैं कि रातों रात होने वाला कोई ये अभिक्रिया नहीं है कि आज आपने किया और कल रिएक्शन हो गया, नहीं। इट विल टेक टाइम, ठीक है। समय बदलने में समय लगता है, स्थितियां समय के हिसाब से बदलेंगी, चीन भी सुधार करे और अमेरिका भी
अगर नकारात्मक जाए तभी, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक का ऊपर जाना और दूसरे का नीचे आना दोनों हो तभी हो पाएगा, अदरवाइज दूसरा अगर मजबूत हो यानी कि डॉलर मजबूत होता गया तो फिर युआन ऊपर नहीं जा पाएगा। लंबी बात है, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। भविष्य गर्त में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है वो ये कि हमारे जो निर्माण बैचेस हैं, है ना, वो निर्माण बैचेस जो हैं उनमें अद्भुत फीचर्स हमेशा रहे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है इस कोड का प्रयोग कीजिए। 2028, 29, 30 और 27 इन सभी वर्षों के लिए आपको हमारे बैचेस मिल जाएंगे। 7 फरवरी से बैच की शुरुआत हो रही है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैचेस हैं। एक बार खोल के इस लिंक के द्वारा या वेबसाइट पे या ऐप पे जाके देखिएगा कि SIP क्या है, PRP क्या है, MRP क्या है, और आपको खुद पता चलेगा कि व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि ये गागर में महासागर है। बाकी अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 16 फरवरी से नया बैच शुरू हो रहा है, जो शुरू हो रहा है रामधारी सिंह दिनकर की अद्भुत काव्य रचना कुरुक्षेत्र से। इससे जुड़ने के लिए भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे, हिंदी साहित्य चुनिए विकास लाइव कोड के साथ में। फरवरी बैच जो है लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज में शामिल है। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो मैंने शुरुआत में टेलीग्राम का एड्रेस दे दिया था, आप स्कैन करके जुड़ जाइए। सारे PDF भी अपलोड होते हैं, क्वेश्चनेयर भी अपलोड होता है, और नए नए मैं तरीके खोज रहा हूं जहां पे आपको करंट अफेयर्स का सपोर्ट दे सकूं। बाकी हिंदी लिटरेचर का सपोर्ट भी लगातार मिलता रहेगा। इस विषय पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।